नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। हमारे साथ आज आफ्ताब मिर्ज़ा जी हैं। आपसे मुलाकात हमने करवाई है इनकी, और दूसरा हमारे साथ वीडियो है, दूसरा इंटरव्यू है, और कुछ मुद्दे हैं जो पिछली बार रह गए थे, तो आपसे हमारी दोबारा इंटरव्यू है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे आपसे, परिचय तो हमने एक वीडियो में दे ही दिया है, आपका पूरा परिचय लोग जानते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला, हाल ही में संसद में एक नया मामला आया है जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम कुछ कह रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य जी। उसमें अखिलेश यादव ने उन्होंने ढट ढट करके डांट लगा दी है। तो ये मुद्दा आपने देखा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं कि उनके चुप्पी साधने के बाद? देखिए, कहते हैं ना कि जब अंगूर नहीं मिलता, प्रयास तो बहुत किया जाता है अंगूर खाने के लिए जी। जब अंगूर नहीं मिलता तो कहते हैं कि अंगूर खट्टा है। वही पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के साथ भी यही हुआ है। और श्री अखिलेश यादव जितने भी लाल टोपी हैं, जो हमारी अभी सत्र चल रहा था प्रदेश सरकार के साथ, विपक्ष के लोगों के साथ, तो उसमें जो उनका जो रवैया रहा है, मैं बड़े खुले शब्दों में बता दूं कि वो लाल टोपी नहीं थे, वो सपा के लोग नहीं थे, वो अखिलेश की टीम के जाने माने सारे गुंडे थे। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह सकते हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पहले थे और आज फिर हैं। आज अगर केशव प्रसाद जी हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनको, तो इसका मतलब है कि अपने आप में वो माननीय हैं। माननीय में होता है कि आप उनका आदर नहीं करिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। और ये जो वहाँ पे हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है, लोगों ने देखा है। तो कहीं न कहीं ये शर्मसार की बातें हैं, तार तार हुई है। ये मतलब ये अपोजिशन लीडर एक सरकार का हिस्सा भी होता है, लेकिन जो श्री अखिलेश यादव ने किया है वो कहीं से भी परफेक्ट या सही नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से अभी अगर बात की जाए, ज्ञानवापी का मामला है, बहुत ज़ोरों शोर से ये मामला चल रहा है, तो इस पे कोर्ट का हालांकि मामला है ये, लेकिन एक मुसलमान और बीजेपी के नेता, आप दोनों होने के नाते इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? आप क्या चाहेंगे कि फव्वारा निकले या शिवलिंग? देखिए, आपके चैनल से बता दूं कि ये आस्था का सवाल है जी। और इसी देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक नारा दिया गया है आपस में भाई भाई। तो ये आस्था का सवाल है, चाहे मंदिर का सवाल हो, चाहे मस्जिद का सवाल हो, या गिरजाघर का हो, या गुरुद्वारा का हो, ये आस्था का सवाल है। और ये तो अभी वहाँ पे ये पता चला है कि वहाँ पे शिवलिंग है, देखा गया शिवलिंग तो है, लेकिन ये मामला कोर्ट में चला गया है। कोर्ट का जो आदेश आएगा, कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, हम उसको मानेंगे और पूरा देश मानेगा। जैसे इससे पहले भी आपने देखा होगा, बाबरी मस्जिद का जो मामला था, बड़े अच्छे तरीके से सुलझा और देश ने उसको माना। और आज की डेट में कोर्ट को मानकर उन्होंने एक्सेप्ट किया, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ। तो यह हमारे आस्था का सवाल है, और जिसके पक्ष में डिसीजन आएगा उसको माना जाएगा। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बातचीत करते चले, अभी 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी है, और इन्हीं 7 सालों में एजुकेशन का मामला इतना नीचे स्तर गिर चुका है कि कुछ कहने की बात नहीं। और प्राकृतिक आपदा के कारण 2 साल का लॉकडाउन इसी सरकार के अंदर आया है। तो इन 7 सालों में आपसे सवाल करता हूं कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप खुद एक पढ़े लिखे नेता हैं, तो आपके हिसाब से इस समय 7 सालों में एजुकेशन आपने महंगी हुई देखा है, या सब्जी, मतलब सब्जी या एजुकेशन, दोनों में कौन चीज़ अभी महंगी हो गई है इन 7 सालों में? इससे पहले भी आपने ये क्वेश्चन किया था, और मुझे याद है कि एजुकेशन देखी जाए तो एजुकेशन महंगी हुई है। ये आज नहीं है, ये भाजपा के पीरियड में महंगी नहीं हुई है। एजुकेशन महंगी शुरू से होती चली जा रही है। मैं फिर आपको बता दूं कि एजुकेशन एक अलग मुद्दा है और सब्जी एक अलग मुद्दा है। मुझे लगता है कि सब्जी का मुद्दा एजुकेशन से ना जोड़ा जाए, और बाकी तो आप तो देख ही रहे हैं। देखिए, सब्जी मैंने इसलिए कहा, हालांकि दिमाग में तो काफ़ी सारे पॉइंट है, लेकिन सब्जी इंसान के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। ज़िंदा रहने के लिए इंसान एक अहम भूमिका निभाती है सब्जी। और एजुकेशन
इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये बहुत पुराना थॉट है किसी का, तो इसलिए दोनों मनुष्य के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ा है। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है जी, आप जब आए हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी विदेश से लौटे हैं, और उनके अनुसार और प्रदेश की जो हमारी डबल इंजन सरकार चल रही है, हमारे माननीय योगी जी ने कैबिनेट को अथॉरिटी देकर 600 करोड़ रुपए की उन्होंने बिल पास की है आपको एजुकेशन के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। और अल्पसंख्यक समुदाय में उसमें भिन्न भिन्न मदरसों के लिए है, उसमें बच्चियों की शादी के लिए है, उसमें गरीब प्रस्त लोगों के लिए है, उसमें जो नीचे लेवल के हैं उनके आवास के लिए है। सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अभी कैबिनेट में अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, 600 करोड़ रुपये क्या उन्होंने बिल पास की है सिर्फ अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए। तो मुझे नहीं समझता कि, मैं तो समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छी बिल है, और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और सारे अल्पसंख्यक को मैं भी मुबारकबाद देता हूँ कि जो 600 करोड़ रुपया पास हुआ है, आप हर जिले वाइज और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी हम उसको पूरा भरपाई करेंगे और उसको देंगे, और उससे फ़ायदा ही होगा। अच्छा अजय, एक बात बताएं, हाल ही की अभी बात है, हम आज़मगढ़ में मौजूद हैं, तो आज़मगढ़ में भी बाबा का बुलडोज़र नहीं चला था, लेकिन बीते कुछ दिनों से चलना शुरू हो गया है। एक रेस्टोरेंट भी तोड़ा गया, जायका दरबार नामक, एक घरों में काफ़ी घर तोड़े गए, काफ़ी रास्तों में जो अतिक्रमण थे उनको हटाया गया। हालांकि अतिक्रमण नहीं कह सकते, जो चीज़ें ऐसा लगता है उनकी एक इलीगल है, अब वो और लोगों को लगे या ना लगे उन पे बुलडोज़र चला दिया जाता है। हाल ही के दिनों में काफ़ी रास्तों पे, जैसे हमारे खुद के घर के सामने से बुलडोज़र चल रहा था, तो इस पे क्या कहेंगे, ये हाल ही के दिनों में जो बुलडोज़र चल रहा है? देखिए, बुलडोज़र पिछली सरकार में भी चला था, और इस सरकार जो हमारी रिपीट हुई है, बुलडोज़र 2 कह सकते हैं या भाजपा 2 कह सकते हैं, महाराज जी की जो सेकंड अभी सरकार हमारी बनी है। बुलडोज़र बड़ा शानदार चल रहा है और चलता रहेगा। अतिक्रमण जिसने किया है वो कहीं ना कहीं अपराधी है, कहीं ना कहीं गुंडा है, और इस सरकार में गुंडाओं की, अपराधियों की कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी समुदाय से हो। हम वहाँ पे समुदाय नहीं देखते, अगर उसने गलत किया है तो तोड़ा जाएगा। और आप सारे लोग मीडिया से भी मेरे लोग बड़े अच्छे मित्र हैं, जनता के बीच में मैं बैठता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, और मुझे लगता है कि बुलडोज़र चलने से किसी का कोई मामला नहीं है। बुलडोज़र चल रहा है और चलता रहेगा, और आप भी देखेंगे लोग बड़े शान से, और 2024 का जो इलेक्शन है वो हम बड़े अच्छे तरीके से जीतेंगे। इसी बुलडोज़र की वजह से हम तीसरी जो हमारी सरकार होगी माननीय मोदी जी की, बड़े शानदार से हम चुनाव जीतेंगे, और पुनः माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री का एक हिस्सा होगा। यूपी से जो जीतेगा वही वहाँ सरकार बनाएगा। और पुनः आपके लोगों से जो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी बाबा और महाराज जी के प्रदेश की जो सरकार है उनको बनाने में, प्रधानमंत्री हमारे बनने में बड़ा योगदान रहेगा। और बुलडोज़र चलता रहेगा, बुलडोज़र रुकने वाला नहीं है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले फूलपुर के पास एक अंबारी है, अंबारी में चला, अपराधियों का उनका कहीं न कहीं लिप्त थे, उनका तोड़ा गया। कल शायद सरामिल में 2 बज के कुछ मिनट में सरामिल में तोड़ा गया है। तो ऐसे टूटता रहेगा, रुकने वाला नहीं है, और हम बड़े शान से सरकार भी चलाएंगे और बुलडोज़र का काम भी अपना करता रहेगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि बुलडोज़र चलता रहेगा, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो कल की बात बताया, मैं अभी आपको बताया कि मेरे घर के सामने से चल रहा था बुलडोज़र, तो एक तरबूज वाले थे, और थोड़ा सा आगे हमारे यहाँ घर के सामने देखा जाए उस साइड, तो कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब अपना जीवन व्यवसाय था छोटा सा, उसी के सहारे जीवन यापन करते थे अपना। तो कल उनकी दुकानों पे बुलडोज़र चला, सिर्फ इस बात को लेके कि आपने छप्पर लगाया आगे। हालांकि आप कह भी सकते थे कि छप्पर हटा लीजिए, तो उस पर डायरेक्ट बुलडोज़र चला दिया है। तो कल की ही बात है ये। सामने हमारे बैठ के रोने लगी महिला कि भैया बताइए, आप तो यहीं के हैं, आप तो जानते हैं, अगर बताए होते तो हम लोग हटा लिए होते, इतना नुकसान काहे झेलते। फिर ऐसे में आप कह रहे हैं कि किसी को तकलीफ़ नहीं। ये वही जनता है ना जिन्होंने आपको दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया है, ये वही लोग हैं जो रो रहे हैं।
फिर इनकी बात आप कह रहे हैं, चलिए गुंडाओं माफिया का, वो तो कहीं नहीं दिख रहा कि गुंडे माफियाओं का आप लोग सफाया कर रहे हैं, हालांकि जो गरीब हैं उनको और दबाते हुए जा रहे हैं। देखिए, ये कहीं नहीं बताया गया है कि ये किस जात से हैं और किस सिस्टम से हैं और किस रोज़मर्रा की ज़िंदगी कमाने वाले लोग हैं, कि वो अपराधी हैं या गुंडा हैं। लेकिन सरकार जो बुलडोजर का उपयोग कर रही है, उस लेवल पे देखा जाए, उस जद में अगर आएगा, उस जद में आफ्ताब मिर्ज़ा भी आएंगे, उस जद में एक फ़कीर भी आएगा, तो उसी प्रदेश की सरकार और शासन प्रशासन वैसे ही काम करेगी जैसे आम आदमी का काम कर रही है। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मेरा भाई, मेरा भतीजा, मैं खुद स्वयं अगर मैंने वहाँ पे तरबूज बेचा है, मेरे घर के परिवार के लोग तरबूज बेच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं, तो उनके साथ भी वही होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। अच्छा, दूसरी बात वहीं देखा जा रहा है, अगर अतिक्रमण द्वारा, मतलब अगर वहाँ पे अतिक्रमण है ऐसा अगर लिखा जाता है दस्तावेज़ों में, तो अगर वहाँ पे कुछ ठेले वगैरह जो लगाते हैं, जिस पे चाहे आपने कहा मूंगफली बेच लें, तरबूज वगैरह बेच लें, जो भी बेच लें, ठेले पे फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता ठेलों पे अपनी दुकान लगाते हैं, तो ऐसे में अगर ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे तो पुलिस के कर्मी जो हैं वो आके लाठी से उनको देते हैं प्रसाद और कहते हैं रोड किनारे रोड खाली करो, फिर वो भी इसी दुनिया के हिस्सा हैं, इसी भारत के हिस्सा हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा। उनको मान लीजिए रोड नहीं, फिर सरकार कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी मुहिम तो करे जिसमें वो ठेले वाले कोई एक फिक्स जगह पे बना के अपना अड्डा या वहाँ पे बेच सकें। रोड पे रह रहे हैं तो पुलिसकर्मी मार रहे हैं, कोई और दूसरी जगह जाए तो उनकी सब्जी या फल की ख़रीदारी नहीं होती, फिर वो जिए तो जिए कैसे? ऐसा है कि जब आप बुलडोजर की बात करते हैं तब हम गुंडे अपराधी की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसी जो महाराज जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी न्यूज़ में जो उन्होंने सदन में बताया था, उन्होंने एक बाइट दी थी और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सारे जिला के जो डीएम हैं या एसडीएम हैं उनको कहा गया था कि स्वयं जो आत्मकरण के लिए जो बाद हैं, जो रियल में उन्होंने कब्जा किया है, वो कब्जा वहाँ से हटाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो ठेला वाले हैं, चाहे वो मूंगफली बेचने वाला हो, चाहे वो आपके पान का गुमटी वाला हो, या XYZ कोई भी हो, अगर वो रोज़मर्रा का काम करने वाला हो, ठेला रियल में वो ठेला लगाता है, तो उसके लिए एक जगह बनाई जाए जहाँ पे वो अपना 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का रोज़मर्रा की आमदनी उसको कमा सके, अपने परिवार को चला सके। ये उसी न्यूज़ का भी हिस्सा है। तो लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं अभी उस चीज़ पे ख्याल नहीं किया है, लेकिन मैं आपको दिलासा देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी काम जल्दी होगा, उनको भी कहीं न कहीं शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, अगर अभी की सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हुआ चलूँ, या बोलिए तो मैं पूरी उंगली उठा रहा हूँ योगी जी की सरकार पे, और ये पूरा इल्ज़ाम लगाता हूँ, अगर जहाँ कहते हैं कि अधिकारी इस समय जो भ्रष्टाचार था सरकारी दफ्तरों में वो ख़त्म हो गया है, तो इस बात को बेसिकली मैं नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। क्योंकि मेरी खुद की नज़र के सामने, अगर हम आज़मगढ़ में हैं तो आज़मगढ़ में एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसी जगह है जहाँ मेरा गुजरना हुआ था और मैंने देखा वहाँ पे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों भरे हुए हैं। अगर आप पैसे जितनी शांति से दे देंगे, काम आपका उतना जल्दी और उतना एकदम शांति से हो जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। आप कहेंगे कि ये काम कीजिए, हमारा अधिकार है, आप अगर कानूनी तरीके से चलते हैं, आप अगर संविधान के ऊपर काम करते हैं तो आपका कोई नहीं होगा। आप अगर उसी संविधान को थोड़ा सा पीछे रख के आप थोड़ा सा 2000 की नोट आगे करेंगे, आपका काम यूं हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि काम हुआ ही नहीं था, आपका नहीं, वो उन्हीं का था। ये इस कदर भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, भ्रष्टाचार की बात तो आप कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हमारी सरकार भी कह रही है भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार खत्म होने में समय लगता है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। आप न्यूज़ खुद स्वयं पूछते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं भ्रष्टाचार खत्म होने का सिस्टम ये है, और आपने देखा होगा कि योगी जी हमारे बड़े एक्शन में हैं। आपने देखा होगा कि अगर उन्हें पता चल जाता है, मान लीजिए सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए किसी अधिकारी के थ्रू या किसी आपके बहुत सारे क्लर्क्स होते हैं ऑफिस में 50 काम करने वाले, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इंसान को पता चल जाता है। तो अगर उनको पता चलता है तो स्वयं, मैं तो ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके माध्यम के जो चैनल जो आप चला रहे हैं, आपको बता दूँ कि वो ट्रांसफ़र की बात तो दूर है, उसको निलंबित किया जाता है।
निलंबित करके उसको बताया जाता है कि तुमने ये गलत काम किया था, तुम्हारा यही हश्र होगा, तो तुम्हें निलंबित किया जा रहा है। आप खुद डेली न्यूज़ पढ़िए, आप शायद प्रिंट मीडिया से अब नहीं होंगे, या तो आप टीवी कम देखते होंगे, तो मैं आपको ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ चूँकि आपका मीडिया का एक हिस्सा है, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। अगर गलती किया है तो उसको गलती का उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, सस्पेंड डेली हो रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, तो भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा है भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। खत्म हुआ नहीं है, खत्म हो रहा है। अच्छा, फिर आपने कहा हो रहा है, ये होने में कितना समय लग जाएगा? और दूसरा सवाल उसी पे ये है कि 2024 का अभी चुनाव आ रहा है, लेकिन उससे पहले उपचुनाव आने वाला है, लगभग अगले महीने से शुरू हो जाएगी उसकी प्रक्रिया। और भारतीय जनता पार्टी से कोई घोषित ऐसी कोई संभावना कि कौन उपचुनाव के लिए बेहतर होगा? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा उम्मीदवार होता है, जो हमारा कैंडिडेट होता है, घोषणा नहीं होती। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी और हमारे जो पीछे हमारे संगठन महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी, और जो सारे लोगों की एक मीटिंग होती है औपचारिक, वहाँ पे उनका अपने तरीके से वहाँ पे मीटिंग करके ये फाइनल होता है। चूँकि मैं भी एक प्रत्याशी तो नहीं कह सकता, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। भाजपा के बहुत सारे सिपाही लोग कार्यकर्ता हैं, खुद उनको नहीं पता, उनको पता होता है कि प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन हमारा संगठन जिसको कहेगा वही चुनाव लड़ेगा। और जीत हार तो ये तो एक सिस्टम है, एक पता चलता है कि जो जीतेगा कौन हारेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन संगठन जो तय करेगा वही हमारा प्रत्याशी होगा। उपचुनाव, 2 उपचुनाव होने वाले हैं, एक है आजमगढ़, एक है रामपुर, जहाँ से आजम खान ने छोड़ा था सीट, और एक हमारे यहाँ से श्री अखिलेश यादव ने छोड़ा था। दोनों उपचुनाव बस हमें लगता है कि 1 आध महीने के अंदर होने वाला। डेट फाइनल हो चुकी है, और संगठन का जो फैसला होगा वो जो हम सबका मान्य होगा, वही हमारा चुनाव लड़ेंगे। जीत हार रब के हाथ में है जी। अच्छा, आपने आज़म खान की बात की, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज़म खान जी से मिलने की ख्वाहिश खुद श्री योगी आदित्यनाथ जी को है, तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं कि एक बड़ा नेता और सच्चाई का साथ देने वाला समाजवादी पार्टी में अगर सबसे पसंदीदा कोई नेता है तो आज़म खान है, और सबसे लोकप्रिय नेता आज़म खान है, ये मेरे हिसाब से, अगर समाजवादी पार्टी की पूरी बात की जाए, क्योंकि वो सच्चाई और जनता के हक में बोलते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं उनकी रिहाई पे, कैसा कुछ? देखिए, आज़म खान कैसे नेता थे, क्या थे, मैं उनको सलाम करता हूँ। जेल में थे तो जैसे आम जनता होती जेल में, वो भी जेल में थे। जो सुविधाएं मिलती थी, जो आम जनता को मिलती थी, उन्हें भी मिलती थी। उन्होंने गलत किया था, जेल गए, जमानत, उनका केस ख़त्म नहीं हुआ है, जमानत एक हिस्सा होता है मुजरिम बाहर निकलने के लिए। तो एक मुजरिम और एक आज़म खान, दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेकिन सिस्टम देखा जाए तो आज़म खान कह लें या मुलजिम कह लें, तो मुलजिम की ज़मानत की रिहाई हुई है, केस ख़त्म नहीं हुआ है, वो छूटे हैं। और आपने भी देखा होगा, सारे मीडिया प्रिंट के लोग देखे होंगे कि उन्होंने शपथ भी लिया है, लेकिन श्री अखिलेश यादव से दूरी बनाए हैं। अब उनका अगला कदम क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी दुआएं उनके साथ है, और जहां भी रहें वो अच्छे रहें। और अच्छा जी, आपने मुजरिम कहा भी, या अखिलेश आज़म खान कह लें या मुजरिम कह लें, हालांकि दोनों आपका एक ही पहलू है। उसी में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक योगी आदित्यनाथ, उनसे मिलने की संभावना दिखा रहे हैं और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो ये तो कह ही सकते हैं कि जहां आप हटाने की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से अगर कह रहे हैं कि वो एक मुजरिम है, तो योगी जी खुद एक मुजरिम से मिलने जा रहे हैं, तो फिर योगी जी क्या हुए? मुजरिम हैं, डिसाइड नहीं हुआ है। आपने कहा ना उनको एक ही पहलू में ले लें। मैंने कहा कि मुलजिम मैं भी होता तो मैं भी मुलजिम होता, चूँकि वहाँ पे आज़म खान मुलजिम नहीं है, एक इंसान के रूप में मुलजिम हैं वो। पिछली सरकार में उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये कोर्ट डिसीजन करेगी, कोर्ट ही फैसला करेगी। जो कि जमानत हुई है, रिहाई जो हुई है वो जमानत की हुई है। जमानत बेल जो होता है वो एक हिस्सा है कोर्ट का। कोर्ट आप रहेंगे, आपकी भी रिहाई होगी, हम हैं, हमारी भी रिहाई होगी। कोर्ट ने उनको रिहाई दिया है, वो खुद अपना जजमेंट करवाएंगे,
फैसला उनका हक में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा जेल जाएंगे, वो उनका अपने सिस्टम से है। लेकिन मैं मुलजिम नहीं कहा, मैंने कहा कि आज की डेट में वो कोर्ट की नज़र में एक मुलजिम है, आप जनता की नज़र में मुलजिम है, लेकिन ये कोर्ट डिसीजन कब करेगी कि वो उस जजमेंट से कि वो मुलजिम रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन आज की डेट में तो मुलजिम है, ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ जी। अच्छा ये बताएं, अभी जिस तरीके से आप लोगों में, तो मैं खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बात कहूँ तो बड़ी खुशी नज़र आ रही है जिस तरीके से आज़म खान ने अखिलेश यादव से दूरी बनाई है, और संभावना कुछ इस कदर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कि हो सकता है आज़म खान बीजेपी में ज्वाइन कर लें। ऐसा काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लोगों और कार्यकर्ताओं के दिल में ख्याल है, हो सकता है ऊपर बात भी चले या नहीं चले। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज़म खान भले ही रिज़ाइन कर देंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका निजी मामला है, उस मामले में तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं। और अपराधी की जो बात कर रहे हैं या गुंडा की बात कर रहे हैं, तो हर इंसान का अपना निजी मामला होता है। आज़म खान क्या हैं क्या नहीं हैं, आगे क्या होंगे, ये कोर्ट डिसीजन करेगा। अगर पार्टी का निर्देश होगा, संगठन का निर्देश होगा तो उनका स्वागत है जी। और मुझे तो नहीं लगता, ये तो बहुत बड़ी आपने न्यूज़ मुझसे बाइट पूछी है कि आज़म खान आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो पार्टी सोचेगी उनके बारे में कि उनकी स्वागत होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये खबर शायद सच्ची नहीं है जी। नहीं, ये तो एक अंदाज़ा है, ये खबर नहीं, एक तो अंदाज़ा है। मैंने आपसे पूछा, शायद आप लोगों को पता हो, आप लोग बड़े अधिकारी हैं, बड़े पद अधिकारी हैं बीजेपी के, तो हो सकता है ऊपर में बात वगैरह ऐसी कुछ चल रही हो या नहीं, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। मैं भी संगठन का एक हिस्सा हूँ और एक सिपाही हूँ, काम कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन ये न्यूज़ कहीं से ठीक नहीं लग रही है। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी बातचीत अभी ख़त्म करते हैं फ़िलहाल के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आफ्ताब मिर्ज़ा जी थे, और आपका तारुफ आज़मगढ़ से सिरसाल गांव से था। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ज़िया न्यूज़।